मैं डॉक्टर सुशील जैन, सह आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सांबर बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स का जो चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, आज जिस प्रावधान को लेकर अपन चर्चा करेंगे वह है भविष्य निधि। हर कर्मचारी को अपने भविष्य के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक कोष बनाया जाता है, वो भविष्य निधि फंड कहलाता है। इसमें नियोक्ता द्वारा अंशदान दिया जाता है और कर्मचारी द्वारा भी अंशदान दिया जाता है, और ये दोनों अंशदान सरकारी प्रतिभूतियों में या ट्रेजरी में इसको विनियोग कर दिया जाता है, और जिस पर ब्याज प्रतिवर्ष अर्जित होता है और उसको भी पुनः उसी कोष में विनियोजित कर दिया जाता है। आज अपने को ये देखना है कि इसके संबंध में आयकर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखे गए भविष्य निधियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये किन कर्मचारियों पर लागू होता है? जो सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय सत्ता, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय, रेलवे आदि कर्मचारियों पर लागू होता है। दूसरा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है 1972 के अंतर्गत स्थापित जो फंड है, जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसे निजी बैंकों, बीमा कंपनियों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं, ऐसे उपक्रम जहाँ 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, यह प्रोविडेंट फंड लागू होता है। और तीसरा प्रोविडेंट फंड है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो न तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड है और न प्रमाणित है, वो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की कैटेगरी में आएगा। अब इन तीनों के जो तीनों फंड है, ये अलग अलग कर्मचारियों पर लागू होते हैं, और आयकर अधिनियम में इन तीनों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो अलग अलग हैं। तो अब अपन देखते हैं कि भविष्य निधि के संबंध में आयकर के प्रावधान क्या है। जो अपना गत वर्ष है 2019-20, इस गत वर्ष में जो वार्षिक राशि की वृद्धि होगी, जो गत वर्ष के जो अंशदान हैं उसके संबंध में अगर अपन देखें और उस पर जो ब्याज अर्जित हुआ है, इसके अगर प्रावधान देखें अपन, तो तीनों भविष्य निधियों में क्या प्रावधान होंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि कौन सा अमाउंट जो कर्मचारी का अंशदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, जो उसके वेतन में से काटा जाता है। क्योंकि कर्मचारी को जो वेतन अर्जित हुआ है, उपार्जित हुआ है, उसमें से भविष्य निधि के लिए उसका अंशदान काटा जाता है। ये अंशदान जो काटा जाता है, इसके संबंध में आयकर के क्या प्रावधान है कि चाहे प्रोविडेंट फंड वैधानिक हो, चाहे प्रमाणित हो और चाहे अप्रमाणित हो, तीनों ही प्रोविडेंट फंड में वेतन शीर्षक आय में ये जो कर्मचारी का अंशदान है वो कर योग्य होता है। इसका मतलब जो प्राप्त वेतन है, अंशदान काट कर जो शुद्ध वेतन मिलता है, उस वेतन में इस प्रोविडेंट फंड की काटी गई राशि जो कर्मचारी का अंशदान है उसको वेतन में शामिल करेंगे।
और वो वेतन आय में कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। तो तीनों ही प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान कर योग्य होता है। दूसरा ये नियोक्ता का अंशदान, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। अगर प्रोविडेंट फंड वैधानिक है तो ये कर मुक्त है, यानी गत वर्ष की आय में शामिल नहीं करेंगे। अगर ये अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो भी कर मुक्त है। इसका मतलब वैधानिक और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान कर मुक्त है। अब प्रश्न आता है कि जो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है उसमें जो नियोक्ता का अंशदान है वो किस तरह से कर मुक्त करेंगे? वेतन के 12% से अधिक राशि वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। इसका मतलब 12% ऑफ सैलरी तक जो अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन जो है वो तो एग्जेम्प्ट होगा, और 12% से ज़्यादा जितना कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का वो कर्मचारी के वेतन आय में शामिल किया जाएगा। तो ये कर्मचारी का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान के जो प्रावधान है ये अपन ने देखे। अब ये जो जमा राशि है जो प्रोविडेंट फंड में जमा होती है उस पर जो ब्याज है, इस ब्याज के क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए, ब्याज से संबंधित प्रावधान क्या है कि जो इंटरेस्ट दोनों के अंशदान पर जमा होता है, अगर वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड है तो ये जो ब्याज है ये कर मुक्त है, और अगर ये अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो भी एग्जेम्प्ट है। यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की स्थिति में यह जो जमा पर ब्याज है वो कर मुक्त है। लेकिन अगर वो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो जो इंटरेस्ट जमा हुआ है 9.5% से ज़्यादा है वो वेतन शीर्षक आय में कर योग्य होगा। इसका मतलब जो ब्याज की राशि है 9.5% तक कर मुक्त है। इससे ज़्यादा जितनी राशि होगी वो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। तो ये है ब्याज के प्रावधान जो प्रोविडेंट फंड पर लागू होंगे। तो अपन ने 3 चीज़ें देखी, जो हर वर्ष प्रति वर्ष जो वृद्धि होती है, वार्षिक वृद्धि, उसमें गत वर्ष में जो वार्षिक वृद्धि हुई है उसको अपने को किस तरह से आयकर में लेना है, किस तरह से वेतन शीर्षक में कर योग्य करना है। तो अपन ने तीनों के प्रावधान देखे, कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान और दोनों अंशदानों पर जमा राशि पर ब्याज। अब प्रश्न आता है कि ये तो हर वर्ष जो उसके प्रोविडेंट फंड में राशि जमा होती है उसके प्रावधान थे, लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होता है या उसकी मृत्यु होती है तो उस समय उसको ये जो एकत्रित राशि है, एक्युमुलेटेड अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड का है, जिसमें नियोक्ता का भी अंशदान है, कर्मचारी का अंशदान है, और इन दोनों अंशदानों पर अब तक का ब्याज, यानी कितने वर्षों से ये प्रोविडेंट फंड चल रहा है उसका ब्याज इसमें शामिल है, जमा है। तो ये जो अमाउंट है, एक्युमुलेटेड अमाउंट, ये रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलता है। तो ये किस प्रकार ये राशि कर योग्य करेंगे आयकर अधिनियम के अनुसार, ये अपन देखें। तो अगर कर्मचारी वैधानिक प्रोविडेंट फंड से एक्युमुलेटेड राशि प्राप्त करता है तो ये पूर्ण रूप से कर मुक्त है। इसका मतलब यह राशि पूर्ण रूप से कर मुक्त रहेगी अगर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर वैधानिक प्रोविडेंट फंड से एक्युमुलेटेड अमाउंट मिलता है। अगर प्रोविडेंट फंड प्रमाणित है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, और इस फंड से अगर कर्मचारी को एक्युमुलेटेड अमाउंट मिलता है तो कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी होती है तो अपन कर मुक्त करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो
पहली शर्त क्या है, कर मुक्त, इसमें 3 शर्तें हैं, 3 में से कोई भी एक पूरी हो रही हो तो यह कर मुक्ति मिल जाएगी। पहली शर्त क्या है कि कर्मचारी ने नियोक्ता के यहाँ लगातार 5 साल या अधिक की सेवा की हो, तो ये राशि कर मुक्त कर देंगे। दूसरी शर्त क्या है, अगर पहली शर्त पूरी नहीं होती है तो दूसरी देख सकते हैं, कर्मचारी ने ऐसे कारण से नौकरी छोड़ी हो जो उसके नियंत्रण में नहीं है, जैसे नियोक्ता का व्यापार बंद हो गया या वो कार्य करने में असक्षम हो गया, तो इन परिस्थितियों में भी यह प्रमाणित फंड की एक्युमुलेटेड राशि कर मुक्त होगी। तीसरा, 5 वर्ष पूर्व स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दे और दूसरे नियोक्ता के यहाँ नौकरी कर ले और जो प्रोविडेंट फंड की राशि नए नियोक्ता के यहाँ रखे गए प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित करवा ले, तो यह शर्त पूरी हो जाएगी, तो जो राशि उसकी एक्युमुलेटेड है वो कर मुक्त हो जाएगी। तो इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होती हो तो ये जो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है इसका जो एक्युमुलेटेड अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आइए, अगर यह अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और इस फंड से रिटायरमेंट के टाइम अगर एक्युमुलेटेड अमाउंट मिलता है तो इसमें नियोक्ता का जो अंशदान है और उस पर ब्याज, यानी एक तरह से जितना अंशदान नियोक्ता का है और उस पर कितना ब्याज होता है वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक आय में कर योग्य होगा, तो उसको अपन वेतन आय में शामिल करेंगे। कर्मचारी का जो अंशदान है, वो जो स्वयं का अंशदान है वो कर मुक्त है, लेकिन स्वयं के अंशदान पर जो ब्याज है वो कर्मचारी के लिए अन्य साधनों से आय में कर योग्य होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल करेंगे। तो इस तरह से ये प्रावधान जो है प्रोविडेंट फंड के संबंध में है। अब यहाँ पर जहाँ वेतन का मीनिंग आया है उसमें क्या क्या लेंगे, वेतन से मतलब क्या है कि बेसिक सैलरी, डीए अगर सेवा शर्तों में हो, और कमीशन ऑन बेस्ड ऑन सेल्स। तो इन तीनों चीज़ों को जब शामिल करेंगे तो मीनिंग ऑफ वेतन, मीनिंग ऑफ सैलरी आ जाएगा और उस पर अपन ये 12% कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रावधान ध्यान रखते हुए अपने को प्रोविडेंट फंड से संबंधित आयकर अधिनियम में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो आप प्रश्न में ये देखेंगे कि कर्मचारी कौन है और उस पर कौन सा प्रोविडेंट फंड लागू हो रहा है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड लागू हो रहा है या प्रमाणित प्रोविडेंट फंड लागू हो रहा है या अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड लागू हो रहा है। उसके अनुसार फिर ये देखेंगे कि अंशदान, कर्मचारी का अंशदान कितना है, नियोक्ता का अंशदान कितना है और गत वर्ष में जमा राशि पर कितना ब्याज अर्जित हुआ है। इसी प्रकार जो एक्युमुलेटेड अमाउंट है जब रिटायरमेंट के टाइम या मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा, वो अमाउंट कितना है, उसमें कितना अनुदान नियोक्ता का है, कितना कर्मचारी का है और उस पर दोनों पर कितना ब्याज है। तो इनके प्रावधान अपन ने आज यहाँ डिस्कस किए हैं और इससे संबंधित जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी वो अपन जब एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हर क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड या उससे कोई भी संबंधित फंड आपको दिया हो तो आयकर अधिनियम के अनुसार वो राशि कर योग्य या कर मुक्त करेंगे, इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।